एवरेज अक्सर यूपीएससी सीसेट यहां से सवाल पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए जरूरी है क्रेडिबल वीडियो को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा नाम है नीलेश कुमार सिंह। आई गॉट क्वालिफाइड with rank 442 in UPSC CSE 2021. उसके अलावा I had the 3 consecutive selections in Staff Selection Commission as the Central Excise Inspector, as the Income Tax Inspector, as the Enforcement Officer. और ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि दिस वीडियो इज मेड बाय अ क्रेडिबल पर्सन, जिसके वीडियो पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एवरेज इसको देखने के बाद एक तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, दूसरी बात कंसेप्चुअली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मेक श्योर कि यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इससे पहले मैं एवरेज पे बढ़ूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास एक लेट्स से कोई सीरीज दी हुई है 1 2 2 3 4 4 5 8 9 10 10 10 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे से यहां पे ये क्वेश्चन आते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो किस नंबर के अराउंड कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब देखो, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने चूंकि 10th का लेवल तो डेफिनेटली क्रॉस किया है, तो कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी जो नंबर्स कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो टेंडेंसी है, इस चीज को बताने के लिए 3 चीजों का यूज होता है। पहली चीज होती है मीन, दूसरी चीज होती है मीडियन, और तीसरी चीज होता है मोड। हमारा जो प्रॉपरली जो टॉपिक है वो मीन का है, इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हमें मीडियन और मोड के बारे में पता होना चाहिए। पहले समझ लेते हैं मीन क्या होता है। मीन, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, और इसे ही कॉमनली हम एवरेज भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, मैं अगर जगह भी ऐसा आएगा, मेरे से अगर पूछेगा इसका मीन क्या है, मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूंगा, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 8 + 9 + 10 10 10 10। लेट्स से इसका सम आता है s, और फिर मैं काउंट करूंगा ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 13 से, और मैं बोल दूंगा इसका मीन जो है वो इनके समेशन का बाई n है, जितने नंबर्स हैं, मतलब जो भी इनका सम आएगा उसके बाद उसको डिवाइड करूंगा कितने नंबर्स हैं। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी यहां पे रुक जाता हूं। मीडियन क्या होता है? मीडियन का सीधा सा मतलब होता है कि मैं कोई भी सेट दिया हुआ है, लेट्स से मेरे पास एक सेट दिया हुआ है 5 4, लेट्स से ये 6 है, 6, चलो मैं इसे 5 ही कर देता हूं, 5 4 3 6 8 9 10, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को पूछेगा इसका मीडियन क्या है, तो मैं क्या, मेरे को मीडियन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेसिकली द मिड वैल्यू। मीडियन क्या है? इट इज द मिड वैल्यू। ठीक, मिड वैल्यू किसकी? जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स हैं, जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू किसकी? मिड वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, या तो डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में। तो अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, तो मेरे को अगर इसका मीडियन पूछा है तो इसका मिड वैल्यू क्या होगी?
मैं देख रहा हूँ टोटल 7 डिजिट्स हैं, 7 नंबर हैं, तो इधर से 3 माइनस करूँगा, ये आएगा बीच में, तो मेरा आंसर होगा इसका मीडियन 6 होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है, वो ये कहता है कि अगर मेरे को मीडियन निकालना है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, अगर कोई सीरीज दी हुई है, नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज इज ऑड, अगर सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मीडियन होगा, व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज n + 1 बाई 2th टर्म। मतलब अगर यहां पे देखिए 7 डिजिट्स थे, मतलब n टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो थे वो ऑड थे, तो मेरे को अगर इसका मीडियन निकालना होता तो मैं क्या करूंगा, 7, चूंकि ये ऑड था तो 7 + 1/2, मैं बोलूंगा 4th टर्म जो भी होगा वो मीडियन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इट इज 6, मैं बोल दूंगा ये इसका मीडियन होगा। ठीक है, और अगर n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू इवन, तो मैं क्या करूंगा, अगर n इवन है तो मैं n/2th टर्म लूंगा, प्लस इसमें करूंगा n/2 + 1 1th टर्म, और फिर मैं इसका एवरेज ले लूंगा, बाई 2 कर दूंगा। ये चीज मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली ये कहती है, लेट्स से मेरे पास एक और सीरीज लेके मैं आपको बताता हूं, लेट्स से मेरे पास 1 3 5 2 6 8 4 2 2 1 3, ये ऐसा कोई डिजिट दिया, नंबर दिया हुआ है, मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अरेंज करूंगा एक सीक्वेंस में। तो मेरे को दिख रहा है 1, एक 1 यहां पे आया है, दूसरा 1 यहां पे आया है, उसके बाद 2 आता है, 2 2 2, तो मैं इसे लिख दूंगा 2 2 2, फिर आता है 3 3 3 3, फिर उसके बाद आता है 4, फिर 5 6 8। मैंने इसको क्या किया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दी। ये आप उल्टा भी कर सकते थे, आप 8 6 5 4 3 3 2 2 1 1 ये भी लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अब मेरे को पूछा इसका मीडियन क्या है बॉस, तो मेरे को जब इसका मीडियन पूछेगा तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा, मुझे काउंट करना होगा कि कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, डिजिट्स नहीं, कितने नंबर हैं, 11 है। 11 इज ऑड, तो मेरे से पूछ देगा कि भैया अब इसका तुम बता दो मेरे को कि व्हाट विल बी द मीडियन, तो मैं बोलूँगा इसका जो मीडियन होगा इट विल बी 11 + 1/2th टर्म विच इज 6th टर्म। 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, ये छठा टर्म है, ये इसका मीडियन हो जाएगा। लेकिन सपोज करिए अगर यही एक नंबर होता, और अगर लेट्स से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और लेके बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता 1 1 2 3 5 6, ऐसा कुछ होता, और यहां पे मुझे दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, टोटल इवन है, तो मेरे से अगर इसका मीडियन पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, मीडियन इज इक्वल टू 6/2 n/2th टर्म प्लस 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। 6/2 इज थर्ड टर्म आपका 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 6/2 प्लस 1 4th टर्म, ये 4th टर्म है, 1 2 3 4 प्लस 3 अपॉन 2, मैं बोल दूंगा इसका जो वैल्यू आएगा 2.5, तो इस सीरीज का जो मीडियन होगा वो ये होगा। सिंपल है, इससे ज़्यादा मीडियन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। और मोड क्या होता है, मोड बेसिकली जो ये टर्म है वो ये कहता है कि जो मैक्सिमम बार आया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, या फिर मैक्सिमम बार आया, तो मैक्सिमम बार, जैसा अगर इसमें कोई क्वेश्चन मुझे पूछ दे कि मोड कितने, इसका मोड क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं देख रहा हूँ कि 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 8, तो मैं देखूंगा 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है,
3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और बाकी तो ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम बार जो आया वो 2 है, तो मैं बोलूँगा इसका जो मोड है वो होगा 2। सिंपल, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा दैट इज द मोड। सिंपल है, ठीक है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप याद कर लीजिएगा। 3 मीडियन, ठीक है, इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। थ्री मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बाई चांस कभी पूछ दे तो आप इसका फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और कभी अगर इसका रेंज पूछ दे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सीरीज, तो आप सीधे करना हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म इक्वल टू, अगर जैसे इसका निकालना है मुझे, तो हाईएस्ट टर्म है दिख रहा है मुझे 8, सबसे छोटा टर्म है 1 इक्वल टू 7। ठीक है, इतना ही जानना है मीन मीडियन मोड के बारे में, इससे ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम टोटल कंसंट्रेशन करेंगे किसके ऊपर, मीन के ऊपर, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है। बट ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी तो यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है तो कभी कुछ ऐसा उसका मूड कर गया तो भी हम भैया प्रिपेयर्ड हैं। अब आते हैं हम अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, या फिर हम एवरेज भी कह सकते हैं इसे, अरिथमेटिक मीन कह लीजिए, जो भी टर्म है इनका मतलब एक ही होता है। इट इज द सम ऑफ गिवन नंबर्स, सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। देखो नंबर NUMBER होता है, उसको NO भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि पूरा नहीं लिखना है, अपन छोटा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज का मतलब होता है जो भी नंबर दिए हुए हैं अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं सम इक्वल टू सम अपॉन n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है सम ऑफ 8 नंबर्स इज 96, इस तरीके से। अब देखो इस पे इस तरह से बोला जाता है सम ऑफ 8 नंबर्स इज 96, एवरेज बता दो। एक बैट्समैन ने लेट से 1200 स्कोर किया इन 70 इनिंग्स, एवरेज बता दो। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, सीधे हम निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट से एक क्लास में द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों की उम्र को ऐड करेंगे तो सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 300। अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक क्लास में सारे बच्चों की एज को अगर हम ऐड करते हैं तो 300 आता है, और इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और मेरे से बोलता है भैया इसका एवरेज क्या है, तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं बोलूंगा एवरेज जो है वो है 50। इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू n। अच्छा, एक चीज याद रखना, देखो मैं आपको 3 तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं, क्योंकि बेसिकली बाकी जो भी फॉर्मूलेज हैं ना अगर आएंगे भी तो इन पे डिपेंडेंट होंगे। यूपीएससी जो सवाल पूछता है उस सवाल में मोस्टली वो बेसिक पे रहता है, वो ऐसा नहीं करता कि आपको कोई शॉर्टकट पता ही होना चाहिए। आप अगर इस बेसिक को समझ गए तो आप एवरेज के सारे क्वेश्चन आप पाओगे कि आप कर लोगे, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो इन फॉर्मूलेज को बहुत अच्छे से समझना। तो सीधी सी बात है, यहां से मैं देख सकता हूं सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू n, सिंपल कैलकुलेशन। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भैया एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स, लेट्स से एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स एज लेट्स से 60, 12 बच्चों की एवरेज एज 60 है। वैसे ज्यादा बुढ़े स्टूडेंट हो गए, ठीक है, चलो थोड़ा जवान कर देते हैं इनको। ओके, तो 12 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 है, तो मेरे से पूछ देगा कि उनकी एज का सम बताओ, तो मैं यहां पर सीधे बोल दूंगा सम हो जाएगा भैया एवरेज जो कि 20 है इनटू कितने स्टूडेंट्स इनटू 12, 240। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं वो इस फॉर्मूले का यूज करके, अगर आपको सम निकालने की जरूरत है तो आप एवरेज इंटू n कर लेंगे। लाइक एवरेज रीडिंग 7 एक्सपेरिमेंट में 20 है, 30 है।
ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है इस फॉर्मूले को देखने का, n इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू समेशन अपॉन एवरेज। सेम फॉर्मूला, तीन तरीके से देख रहे हैं। जैसे एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, दे स्कोर्ड टोटल ऑफ, लेट्स से अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनका टोटल स्कोर दिया हुआ है 800 विथ एवरेज स्कोर एज लेट्स से 40। तो मेरे से पूछ देगा बच्चे कितने हैं यहां पे, तो एवरेज स्कोर 40 है, एवरेज स्कोर 40 मार्क्स पर स्टूडेंट दिया हुआ है, और मेरे से पूछा है बच्चे कितने हैं, तो फिर मैं सीधे क्या बोलूंगा, भैया 800 बाई 40 इज इक्वल टू n। मेरे पास 50 बच्चे हैं, नहीं 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिस तरह से मैं इस एवरेज के फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। इस तीन अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन में भी दिया होता है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला एक ही है, एक भी तो आपको याद रखे ना, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन n। आपको ये याद नहीं है कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली वहां पे पुट करके निकाल सकते हो, तो बिल्कुल मत घबराना। माइंड हल्का करके इजी वे में अगर क्वेश्चन को समझते हो तो फिर आप चीजों को आराम से कर सकते हो। अब यहां पे एक टर्म आता है सिंपल एवरेज और वेट एवरेज। वेटेड एवरेज, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सपोज करो आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, या फिर हम दूसरा ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास 20, लेट्स से ठीक है, हमारे पास 3 नंबर हैं 30, 40 और 50, और मेरे से पूछ दिया भैया इसका एवरेज बता दो। तो आप फॉर्मूला अगर मेरे को दे दिया तो मैं बोलूँगा कि भैया ठीक है, सीधा सा है 30 + 40 + 50 अपॉन 3 समेशन अपॉन एवरेज, समेशन अपॉन द नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। यानी कि अगर 3 दोस्त हैं, एक के पास 30 किलो चावल है, दूसरे के पास 40 किलो चावल है, तीसरे के पास 50 किलो चावल है, तो अगर आपसे पूछ दिया कि तीनों का एवरेज कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि भैया 30 + 40 + 50, यानी कि जो एवरेज चावल है वो 40 kg पर पर्सन है, बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि मैं शॉप पे जाता हूँ और मैं शॉप पे चावल खरीदने गया हुआ हूँ, मुझे अलग अलग वैरायटी के चावल दिखाए गए, और मैंने चूंकि अलग अलग वैरायटी के चावल दिखाए गए तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस अलग होगा। तो मैं घर पे 2 किलो चावल लेके आया, एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg। मतलब मैं 2 किलो राइस चावल घर पे लेके आया किसी एक वैरायटी की 30 रुपए पर kg के हिसाब से। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 3 किलो और चावल लिए, लेकिन इसका जो रेट था वो था ₹40 पर kg। फिर उसके बाद मैंने 4 किलो चावल लिए, लेकिन इस चावल का जो रेट था वो था ₹50 पर kg। और मैं पापा के पास खुशी खुशी पहुंच गया, तो पापा ने मुझसे पूछा, बेटा वो तो ठीक है तुम 2 किलो 3 किलो 9 किलो ले आओ, 9 किलो ले आए हो, लेकिन हमको ये तो बताओ कि तुमको एवरेज प्राइस 1 किलो चावल पे कितना पड़ा। तो मैं बोलूंगा पापा कोई टेंशन नहीं है, आपका बेटा है किस दिन काम आएगा, ये देखो एवरेज प्राइस निकालना है। मैं बोलूंगा 30 + 40 + 50 अपॉन 3, और ये कर दूंगा सीधे, तो मैं 4 3 7 और 50 120 अपॉन 3 इक्वल टू 40। और जैसे ही मैं बोलूंगा पापा देखो आपका जो बेटा चावल लाया है ना वो 40 रुपए पर kg के हिसाब से लाया, और जैसे ही मैं पापा को ये बात बोलूंगा एक झन्नाटेदार थप्पड़ आएगा
और चेहरा लाल हो जाएगा। अब पापा बोलेंगे बेटा क्लास 9th में दोबारा जाओ और एवरेज पढ़ के आओ, क्योंकि ये अप्रोच गलत है। ये गलती मत करना। ये क्यों गलत है ये अब मैं आपको बताता हूं। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने 2 किलो चावल 30 रुपए किलो के हिसाब से लिए, ठीक है, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से लिए। 3 किलो चावल आपने 40 रुपए के हिसाब से लिए, 40 रुपीज पर केजी, और 4 किलो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से लिए। तो यहां पे ये सिंपल एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये हर जगह चेंज हो रही है। अगर ये क्वांटिटी सेम होती तब तो आप लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था, तब एवरेज वही आता। बट चूंकि ये क्वांटिटी चेंज हो रही है तो आप क्या बोलोगे कि मैं सबसे पहले काम करता हूं, लेट मी फाइंड आउट द अमाउंट, मुझे अमाउंट पता करने दो कि मैंने टोटल खर्चा कितना किया। तो मैंने टोटल खर्चा कितना किया, 2 किलो में 30 रुपए के हिसाब से लाया हूं, तो यानी कि 2 × 30, 60 रुपए में मैं 2 किलो चावल लेके आऊं, यही तो इसका मतलब है। 3 किलो के लिए मैंने कितना रुपए दिया होगा, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से, मैंने 120 रुपीज दिए होंगे, दैट इज 3 × 40, प्लस 4 किलो 50 रुपए के हिसाब से मैंने कितना पैसा दिया होगा, दैट इज 4 × 50, और फिर मैं इसे ऐड करूंगा, इट विल बी 60 + 120 + 200, इट विल बिकम 380। ठीक है, ये 380 है, मैं दोबारा लिख देता हूं, 380। कितना चावल खरीदा है, 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तो मेरे से अगर पापा को मेरे को एवरेज प्राइस बताना है तो मैं बोलूंगा पापा जी 380 अपॉन 9 इज द एवरेज प्राइस पर केजी। सिंपल जवाब है, ये इसका एवरेज प्राइस है। ठीक है, 1 किलो का प्राइस ये है। यहां पे मैं इस चीज को जो मैं कर रहा हूं इसको कहते हैं वेट एवरेज। ये जो मैं कह रहा था वो था सिंपल एवरेज। मतलब सीधी सी बात है कि अलग अलग क्वांटिटी में ग्रुपिंग्स वाइज चीजें दी हुई हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप दिए हुए हैं, जहां पे इंडिविजुअल एवरेज अगर मेरे को पता है, ये तो इंडिविजुअल एवरेज बता रहा था ना 30 रुपए पर केजी, तो मैं कंबाइंड एवरेज निकाल सकता हूं। किस तरीके से, समझिएगा। इफ व्हेन लेट्स से व्हेन 2 or more ग्रुप्स, जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स दिए गए हैं, आर गिवन, whose एवरेज आर नोन इंडिविजुअली, जिनके एवरेज इंडिविजुअली भी नोन है, देन कंबाइंड एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, ये निकल के आएगा। इसका देखो सीधा सा फिर से मतलब समझना कि लेट्स से एक क्लास है, यहां पे मैंने एक बच्चों का ग्रुप बना दिया 5 बच्चों का, एक बच्चों का बना दिया 6 बच्चों का, एक बच्चा का बना दिया 7 बच्चों का, एक का 8 का बना दिया। तो मेरे और इसका मैंने बोल दिया कि इनका जो एवरेज स्कोर था वो था 30, इसका 40, इसका 50, इसका 60। इस तरीके की सिचुएशन में जो कि बेसिकली वो कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो ये नंबर्स हैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर टोटल को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर से। मतलब AW इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 डॉट 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 प्लस NKAK अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 प्लस NK। यानी कि अगर मुझे इस क्लास में निकालना होता कि एवरेज क्या है, तो मैं इसको सीधा लिखता N1A1 दैट इज 5 × 30 प्लस 6 × 40 प्लस 7 × 50 प्लस 8 × 60 अपॉन 5 प्लस 6
+7 +8। सिंपल, मैं इसे कर देता। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आपको रेशियो भी पता है, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, लाइक अगर सपोज करो इस तरीके की वेट एवरेज में अगर आपको रेशियो पता है, लेट्स से आप 20 kg लेके आए एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg, ठीक है, 40 kg आप लेके आए एट द रेट ऑफ लेट्स से ₹70 पर kg, और मेरे से बोलता है कि मुझे एवरेज बता दो। तो एक तरीका तो ये था, यहाँ पे मैं निकालने के लिए क्या करता, 20 kg लाया हूँ इंटू 30 करूँगा, प्लस 40 kg लाया हूँ इंटू 70 करूँगा, एवरेज प्राइस बताना था अपन को, अपॉन 20 + 40 कर सकता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये था। दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं रेशियो देख लूँ और सारे जितने भी टर्म्स दिए उनके बीच में रेशियो वो चीज आ रही है, अगर सभी में आ रहे तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूं 20 और 40 के बीच का रेशियो 1:2 का है, तो मैं इसको डायरेक्टली इसलिए यहां पे लिख सकता हूं 1 × 30 प्लस 2 × 70 अपॉन 1 + 2। मैं इसका एवरेज जो इसका रेशियो बनता है उस रेशियो के टर्म्स में इसको लिख सकता हूं। दोनों का आंसर सेम आएगा, आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। ये हो जाएगा 600 प्लस 7 4 2800 अपॉन 60, कटेगा कटेगा कटेगा, 280 + 60 इट इज 340 अपॉन 6, दिस इज 170। तो 170 अपॉन 3, इधर देखते हैं क्या आ रहा है, 30 + 140 170 अपॉन 3, तो हमेशा वही आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच का रेशियो बनना चाहिए, अगर रेशियो में है तब ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और दे के दिखाता हूं। आप एक क्वेश्चन का सोचते हैं कि सपोज एक स्कूल है, अ स्कूल हैज 3 क्लास, कि यहाँ पे केवल 3 ही क्लास है, छोटा स्कूल है, गरीबों वाला स्कूल है। ठीक है, जिसमें से इसमें एक क्लास में 10 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 30 बच्चे हैं। एक स्कूल है, छोटा स्कूल है, जिसमें 10 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 30 बच्चे हैं। और इसमें जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और जो पासिंग परसेंटेज है, जो पास करने वाले हैं, छोटा स्कूल है, 20% यहां पे पास हुए, 30% यहां पे पास हुए और 40% यहां पे पास हुए, इतने % बच्चे पास हो गए। तो मेरे से पूछा कि पासिंग परसेंटेज ऑफ द होल स्कूल क्या होगा। मेरे से पूछा व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज ऑफ द होल स्कूल। तो पहला तरीका तो ये था 10 × 20 प्लस 20 × 30 प्लस 30 × 40 अपॉन 10 + 20 + 30। मतलब पहला तरीका तो आप ये कर सकते थे 10 × 20% प्लस 20 × 30 प्लस 30 × 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 + 20 + 30। एक तरीका तो आपका ये हो सकता था, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि जो ये रेशियो है, ये जो बच्चों का नंबर है, ये नंबर्स के बीच का रेशियो बन रहा है 1:2:3। इसलिए मैं इसको इस जगह ये भी लिख सकता हूं 1 × 20% प्लस 2 × 30% प्लस 3 × 40 अपॉन 1 + 2 + 3। दोनों का उत्तर एक ही निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं एवरेज को एक दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करता हूं। लेट्स से व्हाट कैन बी द अनदर मीनिंग ऑफ एवरेज। अनदर मीनिंग, दूसरा तरीका। अनदर मीनिंग बेसिकली ये कहता है कि अगर मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं n1 n2 n3 n4 एटसेट्रा, और मुझे इनका एवरेज पता है, तो मैं इन सारे नंबर्स को रिप्लेस कर सकता हूं इनकी एवरेज से, जिसके चलते उसके समेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझना, 11, लेट्स से हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 11 14 16 19। मैंने इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज आ जाएगा
11 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 19 अपॉन 4। इसमें तो आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 25 प्लस 16 41 प्लस 19 60, 60 बाई 4 इट इज़ 15। तो मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इन नंबर्स की जगह अगर प्रोवाइडेड नंबर ऑफ नंबर सेम रखूँ और हर एक नंबर की जगह मैं अगर 15 लिख दूँ, 15 लिख दूँ, तो फिर जो मेरा समेशन है, जो मेरा सम है, जो इन सब का सम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पे भी ऐड करूंगा तो 60 आएगा, यहां पे भी ऐड करूंगा तो 60 आएगा। दूसरा तरीका है इसको देखने का, ठीक है। तो दे विल बी नो चेंज इन द वैल्यू, और ये भी एक तरीके की प्रॉपर्टी है। अब इसका काम कहां पे आता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या बोलता है कि भैया हमने इन नंबर्स में एक नंबर n जोड़ दिया। लेट्स से हमने इसमें एक नंबर n जोड़ दिया, n जोड़ दिया, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, ठीक है। जिसके चलते जो एवरेज वैल्यू थी उसमें +2 का इजाफा हो गया, +2 बढ़ गया, यानी पहले अगर एवरेज वैल्यू 15 थी तो अभी 17 हो गई है। तो फिर उस n की वैल्यू क्या होगी, आप मतलब समझ रहे ना। 4 नंबर दिए, इनका एवरेज दिया हुआ है, n कोई नंबर ऐड हुआ है, इसकी एवरेज वैल्यू n के ऐड होने से चलते इस टोटल की जो एवरेज वैल्यू थी उसमें +2 का इजाफा हो गया, और मुझसे पूछ लिया कि क्या होगी ये n नंबर। तो एक तरीका तो ये था कि पिछला समेशन जब 4 नंबर थे तो मैं इन सब का सम निकाल लूं, जो कि मुझे पता था कि 60 है। दूसरा मैं कर लूं कि 5, अब नंबर 5 हो गया इनके ऐड होने से, तो मैं 5 इंटू, और मैं क्या बोलूं कि भैया एवरेज हो गया 17, ये कर लूं तो जो कि 85 हो जाएगा। तो मैं ये बोल दूंगा जो n होगा वो ये S5 है, S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। एक तो मैं ये चीज कह सकता हूं, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो ये तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सुंदर टिकाऊ तरीका है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा अगर आप एवरेज का बेसिक फॉर्मूला समझ गए। लेकिन सपोज करिए कि हम थोड़े से धुरंधर हैं, हम चाहते हैं यार अपन इतना कैलकुलेशन ना करें, तो मेरे को एक चीज पता है कि नया एवरेज है 17, जो नया एवरेज है वो 17 है, और मेरे को एक चीज पता है कि हर एक एवरेज में +2 बढ़ा है, +2 बढ़ा है, +2 बढ़ा है, +2 बढ़ा है, और ये +2 किसके चलते आया होगा, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, वो इस यहां पे जो nth नंबर था उसके चलते आया होगा। तो अगर मेरे से nth नंबर पूछ रहा है तो मैं नया एवरेज लूंगा +2 +2 +2 +2, दैट इज अगेन इक्वल टू 25। ये मैं सीधे लिख दूंगा, मतलब कि मैं नया एवरेज लिया प्लस कितने प्रीवियस टर्म्स थे इनटू कितना इंक्रीज हुआ है। तो अगर कभी मेरे पास ऐसा सवाल आ जाए जहां पे पिछला एवरेज दिया हो, नंबर ऑफ नंबर्स दिए हों, और बोलते हैं कि किसी nth नंबर के ऐड होने के चलते मेरे पास जो एवरेज है वो बढ़ गया, तो वो नंबर कौन सा है, तो मैं ये सीधे बोलूंगा द नंबर एडेड इज इक्वल टू नया एवरेज प्लस नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स, जो पिछले नंबर ऑफ टर्म्स थे, नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स इनटू जो पिछले नंबर ऑफ टर्म्स थे, इंक्रीज इन एवरेज, तब भी आंसर यही निकल के आएगा। तो अगर मैं उसमें पुट करूं तो नया एवरेज 17 प्लस नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म 4, इंक्रीज इन एवरेज 2, दैट इज 25। ना समझ में आए इसमें तो गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कोई बैट्समैन है, द एवरेज स्कोर ऑफ लेट्स से विराट कोहली और एनी बैट्समैन, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग
25 इनिंग्स के बाद जो पर एक बैट्समैन है जो क्रिकेट खेल रहा है, इसकी 25 इनिंग्स के बाद वॉज 56 रन्स पर इनिंग। मतलब इस बैट्समैन का जो 25 इनिंग के बाद जो स्कोर था वो 56 रन्स पर इनिंग था। इफ आफ्टर 26th इनिंग, 26वीं इनिंग के बाद, ठीक है, उसका स्कोर 2 रन से बढ़ जाता है। हिज एवरेज स्कोर इन द इनिंग इंक्रीज बाय 2 रन्स। तो व्हाट इज हिज स्कोर इन 26th इनिंग? सेम चीज है, उसी चीज को कहने का तरीका अलग है। तो पहला तरीका क्या था, मैं क्या बोलूंगा, 26 इनिंग में खेला इसने, ठीक है। चलिए पहले मैं बोलूंगा पहले वाला स्कोर क्या था, इसका टोटल स्कोर 25 इंटू 56 था। 26 इनिंग खेलने के बाद इनका एवरेज स्कोर 2 रन से बढ़ गया, तो टोटल इनिंग कितनी खेली 26, कितना एवरेज हो गया 58, दैट इज 56 प्लस 2 दैट इज 58। तो अब मैं इसके बीच अगर डिफरेंस निकाल लूं, माइनस कर दूं, तो मेरा एवरेज स्कोर मतलब मेरा रन निकल के आ जाएगा, रन इन 26th इनिंग। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 25 इंटू 56 एंड दिस 56 इंटू 26 प्लस 2 माइनस 56 इंटू 25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 25 दैट इज 1 प्लस 56 इंटू 2, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये निकल के आ जाएगा, लेट्स से 56 इंटू 25 300, 25 5 जा 125 प्लस 30, 25 5 जा 125 प्लस 30, ये हो जाएगा 26 इंटू 58 और 25 इंटू 56। हम प्रॉपर देसी तरीके से करेंगे। 56 इंटू 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 26 27 28, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 0 1400, इसका सम आ गया 1400, इसका सम आ जाएगा 26 इंटू 58, 58 इंटू 26, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30 34, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 11, 8 0 3 4 5 1508। तो एवरेज कितना हो जाएगा 1508 माइनस 1400, इट इज़ 108। तो इसने सेंचुरी मारी थी, 108 इसका स्कोर था। लेकिन 26th इनिंग के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक तरह से वो 26th इनिंग का स्कोर कर लीजिए या फिर एक नया टर्म कह लीजिए, तो वो हो जाएगा जो नया एवरेज है। नया एवरेज क्या है आपका 58, क्योंकि 56 में 2 ऐड हुआ था, 58 प्लस पिछली वाली इनिंग 25 इनिंग्स खेली है, कितना इंक्रीज हुआ है इंटू 2 दैट इज 108। देखो सेम आ गया, वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो बहुत आसान तरीका है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज़ और, अब एक एवरेज एक और प्रॉपर्टी है, दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी। अगर नंबर्स दिए हुए हैं, इफ नंबर्स आर गिवन, देन एवरेज ऑलवेज lies between highest and
लोएस्ट नंबर. सपोज A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से दिया हुआ है. ठीक है, 5 नंबर दिए हुए हैं, ज़्यादा कम भी दे सकते हैं. तो मेरे से अगर बोल रहा है तो मेरा जो एवरेज होगा इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन A1 एंड A5. बट एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A5, तो ऐसे में एवरेज इज इक्वल टू कोई भी नंबर का आप ले लोगे वो बराबर ही होगा. द एवरेज बिकम्स द नंबर इटसेल्फ. तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, देन हियर इट्स लाइक A1 ये मैं कह दूंगा ये हमेशा होगा, या तो या तो इनके बीच में होगा या तो बराबर होगा, और कोई कंडीशन नहीं बनेगी. दिस इज द फाइनल कंडीशन. बट ये इक्वल वाला साइन इसी एक कंडीशन में आएगा जब सारे नंबर्स बराबर होंगे. ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा. तो ये चीज हो गई. ठीक है, मैंने आपको देखो एवरेज का मतलब बताया था. एवरेज इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑब्जर्वेशन जो भी कह लो, अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बेसिकली इट वॉज S/N. याद होगा आपको. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि एक एवरेज लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर के या तो बीच में होगा या फिर बराबर होगा. बराबर कब होगा, एक ही कंडीशन होगी जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज वो बीच में होगा. ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन आती है. अगर इफ ऑल नंबर्स, इफ ऑल नंबर्स, अगर सारे नंबर्स जो भी आपके नंबर दिए हुए, इफ ऑल नंबर्स आर ईदर मल्टीप्लाइड or divided or added or subtracted. सारे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें अगर सारे नंबर के साथ या तो हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें बाई ए सर्टेन नंबर n, बाई ए सर्टेन number n, by a certain number n, then average will change accordingly. average इस हिसाब से change होगा. किस हिसाब से, अगर if condition 1, if all numbers are multiplied by n, अगर सारे नंबर में n का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, तो अगर लेट्स से यहाँ पे जो एवरेज था, एवरेज वाज x, तो फिर सारे नंबर्स में अगर n का मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो नया एवरेज, एवरेज न्यू इज इक्वल टू n इंटू x. n पुराना एवरेज, x पुराना एवरेज और n नया एवरेज, nx. अगर सारे नंबर्स में को डिवाइड किया गया है n से, तो नया एवरेज हो जाएगा इज इक्वल टू x अपॉन n. ठीक, सारे नंबर्स को अगर डिवाइड किया गया है तो एवरेज में भी आप n से डिवाइड कर देंगे. अगर सारे नंबर में ऐड किया गया है n को, सारे नंबर्स में n को ऐड किया गया है, तो नया एवरेज जो होगा वो हो जाएगा x प्लस n ऐड हो जाएगा. और सारे नंबर्स में सब्ट्रैक्ट हुआ है तो नया एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस n. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कई बार आपके आंसर्स करने में हेल्प करती है. ठीक है, अब ये कैसे यूज होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर लेट से दिया हुआ है इफ एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स
कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर फैमिली दी हुई है ना कि आज एक्स है, इज एक्स टुडे, आज एक्स है, ठीक है। तो 5 साल बाद, देन आफ्टर n ईयर्स, अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n ईयर्स के बाद इनकी एवरेज एज x प्लस एन, इस तरीके से, और 5 साल पहले या n ईयर्स पहले x माइनस एन, इस टाइप से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब अगर 5 लोगों की फैमिली है, एक एग्जांपल और आपको मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ कि सपोज कीजिए कि 5 लोगों की फैमिली है, 5 मेंबर्स हैं, इनकी एवरेज एज 20 साल है, ठीक है। और मेरे से बोल रहा है कि 5 साल बाद इसकी एवरेज एज क्या होगी, ये है एवरेज, ये है नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक। तो मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे कहता हूँ कि 5 इयर्स के बाद जो इनकी एवरेज एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 + 5। सीधे मैं यहाँ पे 25 बोलना चाहता हूँ। आप बोलोगे नहीं भैया हमको तो प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 5 साल बाद लोग तो 5 ही हैं, लेकिन जो टोटल सम था 20 इंटू 5, ये तो 5 साल पहले था, ठीक है, प्लस सबकी एज में 5-5 साल बढ़ा, 5 इंटू 5, ये बढ़ गई 125, ठीक। तो फिर एवरेज निकालेंगे तो 125/5 इक्वल टू 125, सिंपल निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। ये 125 नहीं, मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ बताया था कि सीरीज आती है तो समेशन क्या होता है। जैसे आपको पता था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स दैट इज n1 + n2 + ... nk, या फिर यूफी कह लीजिए 1 + 2 + 3 + इस टाइप से था, n = n × n + 1/2, याद है। तो अगर मेरे से इसका पूछेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इस तरह से अगर दिया होगा तो मैं सीधे बोलूँगा n/n + 1/2/n, और ये n से n कट जाएगा तो मैं सीधे बोल दूंगा n + 1/2। ये फॉर्मूला है, सीधा कर सकते हो। मतलब अगर मेरे से पूछ दिया ना कि इस एवरेज स्टार्टिंग के 50 नंबर का क्या होगा, तो मैं सीधे ही लिखूंगा 50 + 1/2 दैट इज 25.5। कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सीधे लिख दूंगा n + 1/2 इज द एवरेज, ठीक है। अब आपको इसके बाद एक चीज़ और पता थी, मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, आप याद कीजिएगा कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स लाइक 1² + 2² + 3² + ... लेट्स से n², ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू n × n + 1 + 2n + 1/6। अब मेरे से पूछ दिया व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स, पहले 50 नंबर का या n नंबर्स का, तो मैं एवरेज क्या कह सकता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू n × n + 1 2n + 1/6 अपॉन n, विच बिकम्स n + 1 n + 1 2n + 1/6, क्योंकि ये कट जाएगा तो मेरे से पूछ देगा 50 स्टार्टिंग के 50 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज बताओ, तो मैं इसमें सीधे 50 की वैल्यू पुट करूंगा, 50 + 1 101/6, जो भी आएगा मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है। तो सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा, तो आपको इसके लिए इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी। वो मत करने लगना कि पूरा ऐड करने लगे, तो हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आराम से आप कर लोगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के। अगला मैंने आपको बताया था क्यूब होगा, अगर 1³ + 2³ + 3³ + ... n + n³।
ठीक है, और इसका समेशन आपको मैंने बताया था, दैट वाज n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो मेरे से पूछता है लेट्स से कि मेरे को स्टार्टिंग के 20 नंबर के क्यूब का एवरेज बताओ, तो आप ऐसा थोड़ी कि वो पूरा निकालने लगोगे, नहीं भैया, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स n नेचुरल नंबर्स, ये निकल के आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n, और इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये सीधा निकल के आएगा। तो मेरे से पूछ दिया कि लेट्स से अप टू 8 मेरे को बताना है, तो मैं सीधे बोल दूंगा भैया यहाँ पे वैल्यू को उठाऊंगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, सीधा, कोई झंझट नहीं। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, कभी आ गया तो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पता कैलकुलेशन देख के इंसान का दिमाग माथा ठनक जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के भग जाता है, तो ऐसा मत करना भैया, आप कर लेना, ठीक है। और बताया था मैंने सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, पहले n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, तो एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, सम एवरेज निकल के आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू n। तो मेरे से पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स, तो आप सीधे बोलोगे भैया 8 होगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब अगला, उसके बाद आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का सम क्या होगा, तो आपको पता था n प्लस 1, ये बताया था। तो अगर मेरे से एवरेज पूछ देगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन n, दैट इज n प्लस 1। तो ये फॉर्मूले नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे से पूछ दिया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो मैं सीधे बोलूँगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। चेक भी करवा देता हूँ, लाइक 5 के लिए पूछा है ना, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, इसको ऐड करोगे और बाई 5 करोगे तो देखो कितना था, ये 6 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 बाई 5 इक्वल टू 6, सीधे निकाल देते उससे अच्छा फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा सिंपल आप वे में आप कर सकते हो। सो अब एक काम करते हैं, अपन थोड़ी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि इन नंबर्स का जो एवरेज का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है थोड़ा सा अप्लाई कैसे करेंगे। पहली एप्लीकेशन तो हम एवरेज स्पीड पे देख लेते हैं। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सीधा सा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल भी लिख लीजिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम आपने कितना लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अपने घर से, घर होम, ये इसका घर है, ठीक है, ये घर से निकलता है, ठीक, ये अपने ऑफिस जाता है, ये इसका ऑफिस है, ठीक, ये आदमी अपने घर से निकलता है और अपने ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक। वापस आते समय बड़ी खुशी रहती है वापस, क्योंकि ऑफिस जाने का तो मन करता नहीं किसी का, वापस लेकिन ये आता है अपने ऑफिस से घर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड।
तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप बोलोगे भैया ठीक है 40 + 60 अपॉन 2 = 50, ये कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये तरीका गलत है। जो बच्चे इस चीज़ में इस तरह से दिया हुआ करते हैं तो वो गलती करते हैं। यहाँ पे देखो करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मैं मान लेता हूँ कि x है, ठीक। तो जाना है मुझे x, आना है मुझे x, तो टोटल डिस्टेंस मैं कितना ट्रेवल कर रहूँगा 2x, x + s, x = 2x। अब जा रहा हूं मैं x डिस्टेंस 40 km/h की स्पीड से, तो मुझे पता है, तो मेरा जो टाइम लगेगा ये मैं टाइम जानता हूं, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी जाने में जो मुझे टाइम लगा होगा इस केस में वो लगा होगा, टाइम जो लगा होगा वो लगा होगा x/40, और वापस आने में जो मुझे टाइम लगा होगा वो लगा होगा x/60। तो टोटल टाइम मुझे जो लगा होगा वो x/40 + x/60 लगा होगा। तो मेरे को अगर निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस 2x मुझे पता है, टोटल टाइम पता है x/40 + x/60, और मैं इसे कैलकुलेट कर दूंगा, जो भी उत्तर निकलेगा मेरा जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं भैया एक फॉर्मूला दे दो, तो सिंपल सा है कि अगर ऐसे कंडीशन में जहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द सेम, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया गया है लेकिन दोनों केस में स्पीड अलग अलग है, तो आप इसको सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 × v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये एवरेज स्पीड होगी 2 × v1 v2 अपॉन v1 + v2। अब एक और सिचुएशन बन गई कि 3 अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। सपोज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहां पे बंदा चल रहा है, यहां पे 20 km/h की स्पीड से चल रहा है, यहां पे चल रहा है 60 km/h की स्पीड से, यहां पे चल रहा है 40 km/h की स्पीड से। ये तिकोना पार्क है, तिकोनिया पार्क कहते हैं, ये इक्विलैटरल एक पार्क है। तो ऐसे गया, ऐसे गया, वापस ऐसे आ गया, और मुझसे एवरेज स्पीड पूछ दिया। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इसका साइड मान लूंगा कि x है, x है, x है। यहां पे बोलूंगा टाइम लग रहा है x/40, यहां पे टाइम लग रहा है मैं बोलूंगा x/60, यहां पे टाइम लग रहा है मैं बोलूंगा x/20, और फिर मैं एवरेज स्पीड निकालने की बात है तो मैं टोटल डिस्टेंस दैट इज 3x x अपॉन x/40 प्लस x/20 अपॉन x + 60 + x/40, तो ये निकल जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है, बोलेगा भैया हमको एक फॉर्मूला दे दो कि अगर 3 बार मैं मतलब अपनी स्पीड चेंज कर रहा हूं लेकिन हर बार हर एक पॉइंट के लिए मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरे को जो फॉर्मूला मिलेगा, शॉर्टकट निकालूंगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। सीधे वैल्यू पुट करूंगा, 3 × 20 × 60 × 40 अपॉन v1 v2, 20 × 60, 60 × 40, 40 × 20, दोनों में उत्तर सेम निकल के आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास एक सवाल है, एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं। वी हैव अ क्लास जहां पे 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है। एवरेज एज दी हुई है, एवरेज एज इज 14 है एवरेज एज। 30 बच्चों की एवरेज एज 14 ईयर दी हुई है। एक टीचर भैया आ गए पढ़ाने वाले मेरे जैसे, और इनको इंक्लूड कर दिया गया, तो जो एवरेज एज है इसमें इंक्रीमेंट हो गया +1। तो आपसे पूछा कि मेरी उम्र बताओ, सीधा सा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो 2 तरीके हैं जैसा मैंने आपको बताया था। एक तो ये तो नया टर्म ऐड हुआ, आपको याद आ रहा होगा। तो पहला तो मैं ये कर सकता हूं 14 नहीं, मैंने क्या बोला था, नया टर्म ऐड हुआ, टीचर के चलते नया टर्म ऐड हुआ, तो नया एवरेज था 15 प्लस कितने बच्चे थे 30 इंटू कितना एवरेज इंक्रीज हुआ
इंटू 1 दैट इट बिकम्स 45, ये निकल के आ गया। या फिर मैं अगर उस फॉर्मूले को भूल गया हूँ, इस तरीके को भूल गया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30 बच्चों की एवरेज एज 14 थी, तो 30 स्टूडेंट्स की टोटल एज, 30 स्टूडेंट्स टोटल एज वॉज 14 इंटू 30 दैट इज 420। टीचर के आ जाने के बाद जो लोग हो गए 31, देयर वर 31 पीपल, तो एवरेज जो टोटल सम निकल के एज का आया वो निकल के आया 15 इंटू 31, और ये निकल के आएगा 15 × 15, 15 × 45, 46, ठीक है। और ये जो 31st पर्सन था जो कि मैं था, मेरे चलते ही तो उम्र में बढ़ावा हुआ था, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे चलते आ रहा है, तो 465 अपन 420, ये निकल के आ जाएगा 45। जो समझ में आ जाए कर लो, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है, सिंपल है। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो एज ऑफ द फॉर्मूला क्या बन जाता है, एज ऑफ द न्यू एंट्रेंट क्या बनता है, जो बनता है कि भैया नया एवरेज क्या होगा, प्लस कितने लोग कितने ओल्ड पुराने बच्चे हैं और कितना इंक्रीज इन एवरेज हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, दे आर 30 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, उसकी एवरेज एज 14 ईयर्स है, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, एवरेज एज 14 साल है, और एक स्टूडेंट चला जाता है, मतलब -1 स्टूडेंट हो जाता है, तो टोटल बचते हैं 29 स्टूडेंट, 29 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो एवरेज एज है वो 1 साल घट जाती है, ठीक। तो उम्र कितनी होगी जो बच्चा चला गया, तो पहले जो एज का सम कितना था 13 × 14 420, अब क्या है 29 बच्चे बचे हैं घट गया है 1 साल इंटू 13, ये इसका समेशन कितना है 13 9 जा 117, 13 2 जा 26 प्लस 11 377 ही होगा ना, हाँ। तो कौन सा जो बच्चा गया उसके चलते गैप आ गया, 420 - 377 इट बिकम्स 43, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन आ जाए आप घबराना नहीं, आराम से कर लेना, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते, अगला सवाल समझते चलिएगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे हैं ना जो आपको जगह जगह पे यूज होंगे। अब मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, ठीक है, और इनकी एवरेज मार्क्स लेट्स से 50 है, ठीक है, एवरेज मार्क्स 50 है। बाय मिस्टेक होता है ना कि दो बच्चे जो जिनका स्कोर 35 था 45 था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि भैया एक के बदले दूसरा का स्कोर डाल दिया, तो हम 2 बच्चों का स्कोर गलत कर दिए, 35 और 45 लेना था, हमने इनकी जगह पे ले लिया 65 और लेट्स से हमने ले लिया 55, ठीक है। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट एवरेज, एक क्लास है, ठीक है, जिसका एवरेज मार्क्स 50 है बच्चों का, 35 और 45 2 बच्चों के स्कोर थे, लेकिन हमने उसके स्कोर की जगह हमने क्या किया, हमने गलती ये कर दी कि हमने 65 और 55 ले लिया, 65 और 55 ले लिया बाय मिस्टेक, हमने ये इनका एक्चुअल स्कोर था और ये हमने रॉन्गली ले लिया। तो मेरे से पूछ रहा है कि करेक्ट एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज समझना, मेरा करेक्ट एवरेज अगर मैं निकालूं तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका देसी मेथड जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो क्या है,
20 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है 50, यानी टोटल जो एवरेज है, टोटल जो स्कोर का इनका सम है वो है 1000, 5 10, यस 1000। ठीक है, एक्चुअल था ये, हमने रॉन्गली ऐड किया। जो तुम ऐड किए हो, गलत ऐड किए हो, उसको तो तुम माइनस करोगे ना, क्योंकि तुमने उसको गलत ऐड किया है, वो तो चाहिए ही नहीं था। तो तुम इसमें से माइनस करोगे कितना, -65 -55, इनको निकाल फेंकोगे, जो गलत है जो गड़बड़ है निकाल फेंकोगे, लेकिन जो सही है उसको तो इज्जत दोगे, उसको तो अंदर लेके आओगे। तो इसमें क्या ऐड करोगे, +35 +45। ठीक, तो एक्चुअल सम ये होता, और इसको अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, अगर आप देखें तो ये 80 हो जाता है, और 6 5 11 -120। ठीक है, तो -40 इट बिकम्स 960, ये निकल के आएगा। ठीक है, ये 960 निकल के आएगा। स्टूडेंट्स तो 20 ही हैं, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, एवरेज स्कोर 960 अपॉन 20, इट बिकम्स एक्चुअल वन इज 48, 2 घट गया। एक तरीका तो ये था, लेकिन हमें थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप की करने की आदत है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे भैया हम एक काम करते हैं, हम एवरेज में ही खेल खेलेंगे। हमारे एवरेज मार्क्स थे 50, ठीक है, मैं क्या करूंगा, प्लस जो गड़बड़ है -65 -55, क्योंकि गड़बड़ को मेरे को माइनस करना है, प्लस सही को ऐड करूंगा 35 + 45, और ये तो सम, ये तो एवरेज था, तो मैं इसका भी एवरेज ही लेके चलूंगा कि कितना गलत एवरेज ऐड हुआ, कितना गलत एवरेज माइनस हो गया, अपॉन 20। आप निकालेंगे तो अगेन ये वही चीज आके आ जाएगा 48। तो ये इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, यानी कि पहले आप एवरेज ले लीजिए, प्लस, अब देखो यहां पे प्लस मैं हमेशा इसलिए करता हूं ताकि आप बाकी जो चीजें लेना वो साइन के अकॉर्डिंग लिए। ठीक है, तो जो गलत था उसको आपने माइनस में ले लिया, जो सही था उसको प्लस किया, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे लेट्स से कोई क्वेश्चन आता है कि लाइक 20 लड़कों का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 30। 20 बच्चों का एवरेज जो मार्क्स है 20 बच्चों का वो 30 है, और एवरेज मार्क्स ऑफ 15 गर्ल्स, 15 लड़कियों का जो एवरेज मार्क्स है वो 20 है। 15 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 20 है, 20 बच्चों का एवरेज जो मार्क्स है वो 30 है। तो मेरे से पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, ये क्या है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, लड़कों का एवरेज 20 × 30, वेट एवरेज बताया था आपको, लड़कियों का स्कोर 15 × 20 अपॉन 20 + 15। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, देखो यहां पे 20 बच्चे, 20, ये बॉयज था यार, ये बॉयज हो जाएगा। लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज के बीच का रेशियो, नंबर्स में रेशियो मुझे पता है, दैट इज 4:3 है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको ऐसे भी ले सकता था, 4 × 30 + 3 × 20, आपको याद करिएगा ये मैंने बताया था, +4 + 3, सेम जवाब आएगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बहुत सिंपल है। बाकी ये क्वेश्चन एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी हो सकता है, लेकिन वो जब हम डिस्कस करेंगे तभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज कर देंगे, वो दैट इज ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक। पहला सवाल, द एवरेज एज ऑफ ए टीचर, एक टीचर और 3 बच्चों की एवरेज एज 20 साल है। ठीक है, अगर सारे 3 बच्चे सेम एज के हैं और डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर और हर एक बच्चा 20 साल है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। तो मैं मान लेता हूं जो स्टूडेंट्स हैं
जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज एस है, एक्स मान लो, एस मान लो, जो मानना है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि टीचर और 3 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 साल है, यानी कि टीचर और 3 स्टूडेंट्स, एक बच्चे की उम्र एस, 3 बच्चों की उम्र 3s और टीचर की एज हमने मान ली t, इनकी उम्र है 20 साल जो कि एवरेज है, तो टोटल हो जाएगा 20 × 4 इज इक्वल टू 80। तो टीचर और 3 बच्चों की जो एज है तो उसका समेसन लेंगे तो वो 80 निकल के आएगा। ये कैसे निकल के आए ये मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया है। एवरेज का बहुत ही बेसिक फंडा है, ठीक है। एवरेज एज टीचर और 3 स्टूडेंट्स की दी हुई है, तो इनका जो 4 लोग हैं और एवरेज एज दी हुई है, तो टोटल सम कितना होगा, 80 होगा। अगर ये सारे तीनों बच्चे एक एज के हैं और डिफरेंस बिटवीन द टीचर और ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, t माइनस एस इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो मेरे से पूछा है कि टीचर की एवरेज एज क्या होगी, तो सिंपल सा तरीका है, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, t + 3s इज इक्वल टू 80, t माइनस एस इज इक्वल टू 20, तो मैं इसमें इंटू 3 करूँगा, जो आपको बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको पता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स 3t माइनस 3s इज इक्वल टू 60। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आई, मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आई, तो मैं 2 - 1 कर दूंगा, तो इट बिकम्स 2t इक्वल टू, नहीं 2 + 1 ऐड करूंगा बेसिकली, 2 + 1 ऐड कर दूंगा, तो ये निकल के आएगा 4t और 3s कट गया, इज इक्वल टू 80 + 60 दैट इज 140, t इक्वल टू 140 अपॉन 4 इट बिकम्स 35। तो मैं बोलूँगा टीचर की जो एज है वो 35 ईयर्स है, ये मेरा उत्तर निकल के आएगा। अब सपोज करिए मैं ये मेथड भी नहीं करना चाहता, मैं सोचता हूँ कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो एक यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो कि आप ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर को निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एवरेज एज दी हुई है टीचर स्टूडेंट की 20 साल, तीनों बच्चे सेम एज के हैं और टीचर की एज और हर बच्चे के बीच में गैप 20 ईयर्स है, तो टीचर की एज कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे दिखा हुआ है डिफरेंस जो टीचर और हर बच्चे की एज में वो 20 साल का है। तो यहाँ पे अगर टीचर की एज 25 है तो बच्चे की उम्र 5 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10, यहाँ पे हो जाएगी 15, यहाँ पे हो जाएगी 25। यही तो कह रहा है, अगर टीचर की उम्र 25 साल है तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, गैप जो है वो 20 ईयर्स का है, तो एक बच्चे की उम्र 5 होगी। अगर टीचर की एज 30 होती तो बच्चे की उम्र होती 10, डिफरेंस 20, 35 होती तो 15 होता, 45 होता तो ये होता। लेकिन इनका टोटल सम इज 15, इनका टोटल सम इज 30, इन 3 बच्चों का इन टोटल सम 45, 75। बट मेरे को ये पता है कि जो इन तीनों बच्चों की जो एज है इसका सम प्लस टीचर की एज का सम इज 80, तो मैं 15 + 25 क्या 80 है, नहीं है, तो ये जवाब नहीं होगा। ये निकल कर आया 30 + 30 क्या 80 है, नहीं है, तो नहीं होगा। 75 + 45 क्या 80 है, नहीं है, तो नहीं होगा। 45 + 35 क्या 80 है, हाँ जी है, तो सी निकल के आ जाएगा। बट ये तरीका मेरे को ज़्यादा पसंद है, आपको वो तरीका पसंद है, आप वो तरीके से भी कर सकते हो। उत्तर निकल के आना चाहिए, गलती मत करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैमिली के 2 बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। एवरेज एज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 ईयर्स। ठीक है, 2 बच्चे हैं, C1 + C2, ठीक है, C1 और C2 2 बच्चे हैं और एवरेज वेज ऑफ द वेट ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड देयर मदर। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे गलती ये करते हैं कि वो चिल्ड्रन में ना एक ही बच्चा मान लेते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 बच्चे हैं, इसीलिए ये 2 दिया हुआ है, 1 चाइल्ड नहीं है, 2 चाइल्ड है। तो C1 + C2 2 बच्चे हैं प्लस इनकी माँ लेट m, तो इनका जो समेसन आएगा दैट इज 3 × 50 = 150। लोग गलती क्या करते हैं, वो C + m = 100 लिख देते हैं, ये गलती कर देते हैं।
ये गलती कभी मत करना। नंबर्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तुमको देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं फैमिली में। 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बच्चे 1 माँ, 3 लोग, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस M इज इक्वल टू 150। एवरेज एज ऑफ द वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड दियर फादर इज 52। इसका मतलब है C1 प्लस C2 प्लस F, फादर की उम्र, इज इक्वल टू 52। 3 इंटू 52, दिस बिकम्स 156। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60, पापा जी की उम्र 60 साल दी हुई है। व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, तो सीधा सीधा निकल जाएगा, पापा की उम्र 60 साल, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 156 माइनस 60, इट इज 6, 15 माइनस 6, 96। पापा जी की उम्र 96, ठीक। मम्मी जी की उम्र कितनी, तो C1 और C2 दिया हुआ है, C1 C2 दिया हुआ है, तो C1 C2 इज 96, 96 प्लस M इज 150, therefore M इज इक्वल टू 150 माइनस 96, दैट इज 54। तो मम्मी जी की उम्र कितनी है, 54, सीधा जवाब। अब इसमें देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगा, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला था कि भैया एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ लोग दिए हुए हैं, तो हमने समेशन निकाल लिया, याद है, सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। 3 बेसिक फॉर्मूले बताए थे आपको, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन n, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू सम अपॉन एवरेज। ये 3 फॉर्मूले ही मेनली हैं पूरा एवरेज का जो बेस है। यही जगह जगह पे अलग अलग वे में यूज होते रहेंगे, आप इसको यूज करके आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg। ABC का एवरेज वेट 40 kg है। एवरेज वेट ऑफ BD एंड E इज 42 kg एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू B। तो एवरेज वेट कितना है, ठीक है। तो मेरे को दिया हुआ है कि ABC का एवरेज वेट है, ABC का एवरेज वेट 40 है, तो फिर A प्लस B प्लस C का वेट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 40 इंटू 3। याद कीजिएगा, सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज, यही तो है फॉर्मूला, दैट इज 120। अब दिया हुआ है एवरेजेज ऑफ BDE, BDE इज इक्वल टू 42। तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3, दैट इज 3 टू जा 6, 3 4 जा 12। अब मेरे से पूछा ABCDEF का जो कितना है, मतलब बेसिकली एवरेज, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का सम पता चल जाए, मैं बाई 6 करूंगा, मेरा जवाब निकल के आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, अब इसको सम करता हूं, तो ये मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C। अब मेरे को B एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं, D प्लस E प्लस B इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दूं 6 4, तो इनका समेशन इज इक्वल टू 246। बट मेरे को एक चीज ये भी दे रखी है कि F इज इक्वल टू B, तो मैं B लिख दूं, चाहे इसकी जगह इसको हटा के F कर दूं। तो मैं इस काम करता हूं, इसकी जगह हटा के मैं F कर दूंगा। तो मेरे को ये चीज दिख रही है कि नाउ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 246, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है B इज इक्वल टू F। अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लीजिए, समेशन दिया है 246 अपॉन 6 कर दीजिए, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 41 इज द आंसर, सीधा सा जवाब, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन में गलती करना मतलब अपने साथ खिलवाड़ करना। और नोटिस कीजिएगा कोई फॉर्मूला ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा है, बेसिक फॉर्मूला एवरेज इक्वल टू सम अपॉन n, और वही घुमा फिरा के 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। द एवरेज एज ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 बच्चों का एवरेज एज 40 है। बाद में पता चला कि एक बच्चे का जो मार्क्स है इट वाज 53, जो कि 83 पढ़ लिया गया था। तो करेक्टेड एवरेज क्या है, तो ये देखो, ये तो मैंने आपको बताया ही था। एक तरीका तो ये था कि मैं 40 लिख दूंगा, एवरेज एज ये था। अब इसमें मैं करेक्शन करूंगा, मेरे को क्या है, गलत पढ़ा, जो तुमने गलत पढ़ा मैं उसको माइनस करूंगा, ठीक है। और जो सही पढ़ा, सही नंबर क्या था इसका 53 प्लस 53,
लेकिन नंबर ऑफ बच्चे तो कितना था, 100। ये निकल के आएगा 40 प्लस दिस इज -30, दैट इज -0.3, इट बिकम्स 39.7। तो इस हिसाब से 39.7 आ रहा है। बट मान लो मेरे को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ सकता यार, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। देखो यार एक चीज समझो, हर व्यक्ति सारे मेथड समझ ले जरूरी नहीं है। देखो सीधा सा है, मुद्दे की बात है कि हमें सीसेट क्वालिफाई करना है। तो मैं अगर हमेशा सीधी वे में से कर सकता हूं, मेरे को अगर ये चीज मेथड नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को अगर शॉर्टकट्स नहीं समझ में आ रहे, तो मैं सिंपल तरीके से कर लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो भी तरीका आपको बताता हूं। देखो 100 बच्चों का एवरेज इज 40, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मार्क्स कितने हो गए 100 बच्चों के, ये थे 100 × 40, ठीक है, 100 × 40। अब इसके बाद इट वॉज लेटर फाउंड दैट कि मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज 53 विच वॉज मिसरेड एज 83। तो एक बच्चा जिसको 53, इट वॉज लेटर फाउंड, तो एक बच्चा था जिसको 53 होना चाहिए था, तो +53 करेंगे इसमें, क्योंकि ये तो मेरे को चाहिए, और इस टोटल में माइनस कर देंगे 83, ये समेशन निकाल लेंगे। ये कितना निकल के आएगा, ये करेक्टेड सम है। बेसिकली हमने पहले पूरा ले लिया, उसके बाद सही वाला ऐड कर दिया और गलत वाला माइनस कर दिया, तो ये निकल के आएगा, इट विल बी 4000 - 30 इज इक्वल टू 3970, ठीक है। और फिर उसके बाद एवरेज निकालना है, इट विल बी 3970 अपॉन 100, दैट विल बी 39.7। सिंपल सा है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ गड़बड़ है उसको हम भगा रहे हैं, जो चीज़ सही है उसको हम ला रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स में हमने जो चीज़ गड़बड़ थी वो हटा दी, जो सही थी उसे हम ले आए, उसको हमने माइनस किया, उसके बाद टोटल में से बाई 100 कर दिया, एवरेज निकल के आ गया। अब यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, समझो आप बात को, सिंपल जो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला वही यूज हुआ है, और कुछ भी यूज नहीं हो रहा। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 50th इनिंग वॉज 46.4। 50 इनिंग खेलने के बाद इनका जो एवरेज स्कोर था 46.4 था। 60th इनिंग के बाद, मतलब 50 इनिंग तक, 50th तक तो भैया जी आप थे 46.4 एवरेज पे, स्कोर जो था। 60th इनिंग खेलने के बाद इनका जो एवरेज स्कोर था इट इंक्रीजेज बाय 2.6। तो एवरेज स्कोर लास्ट 10 इनिंग में क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आप समझ लो ऐसे कि n1 + n2 अप टू ... अप टू n50 तक जो इनका टोटल स्कोर था वो था 50 × 46.4, ठीक है। और मेरे से ये चीज़ कह रहा है कि इनका जो 60th इनिंग तक इनका बढ़ गया 2.6, तो यानी कि n1 से लेके n2 तक बढ़ते 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 n50, और उसके बाद हम 10 टर्म और बढ़ गए, n51 ... n60 तक गए, तो मेरे को मिल गया, जो टोटल स्कोर हुआ वो हुआ 60 × बढ़ा हुआ एवरेज, वो कितना था 2.6 और 46.4, दैट इज 49। यही तो करोगे ना। पहले का जो टोटल स्कोर था वो आपका क्या था, समेशन इक्वल टू n × एवरेज, 50 इनिंग एवरेज स्कोर। लेकिन n60 तक आते आते टोटल इनिंग्स कितनी खेल ली, 60 × नया एवरेज 2.4 बढ़ गया था 46.4 में, तो इट बिकम्स 49। तो अब मेरे से पूछा है कि लास्ट की 10 इनिंग में एवरेज स्कोर क्या होगा, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं। इससे मैं इसको माइनस करूंगा, तो या फिर कह लें तो यहां तक की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 50 × 46.4 प्लस n51 से लेके n60 तक, यही तो है। इसकी वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू 60 × 49।
यानी कि N51 से लेके N60 तक का जो स्कोर था वो था इसका 60 इंटू 49 माइनस 50 इंटू 46.4। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 6 9 जा 54, 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 2940 माइनस ये पॉइंट इससे कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3, 5 4 जा 20 23, 2 3 2 0। तो ये निकल के आ जाएगा 20 620 620। अब 620 है 10 इनिंग में, तो केवल 10 इनिंग का ही तो एवरेज पूछा है, तो 620 अपॉन 10 कर दूंगा, ये निकल के आ जाएगा 62। उत्तर है, हाँ जी है 62 इसका आंसर निकलेगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि 50 तक इसका टोटल स्कोर ये था, 60 तक इसका टोटल स्कोर ये था, माइनस करेंगे तो ये अगले 10 जो हैं उनका निकल के आ गया, निकाल लिया, 10 का एवरेज निकाल लिया। सिंपल फॉर्मूला, अभी भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एस इक्वल टू एन इंटू एवरेज। अब ये एक सवाल है, जैसे एक बच्चा है जिन्होंने पहले 3 टेस्ट में जो स्कोर पाया उसका एवरेज स्कोर n पॉइंट्स है, यानी कि 3 टेस्ट में जो इनका स्कोर है वो 3n है। सिंपल सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू n इंटू एवरेज। अब इसका ये कहना है कि 4th टेस्ट में जो इनका मार्क्स है, मार्क्स इन 4th टेस्ट, ये जो है ये एवरेज से 20 पॉइंट ज्यादा है, यानी कि जो मार्क्स इन 4 टेस्ट है इट इज n प्लस 20। और मेरे से कह रहा है कि एवरेज स्कोर पहले 4 टेस्ट का क्या है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। मेरे को पता है कि एवरेज ऐसे में आएगा टोटल मार्क्स अपॉन टोटल टेस्ट, यही पूछा है मेरे से। टोटल मार्क्स कितने हैं, दैट इज 3n प्लस n प्लस 20 4th टेस्ट, और 3 का ये है ही अपॉन 4, इट बिकम्स 4n प्लस 20 अपॉन 4, दैट बिकम्स n प्लस 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन, n प्लस 5 इसका उत्तर होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये एक डेटा दिया हुआ है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं इंग्लिश में, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं, ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं, उसके बाद एवरेज मार्क्स इन हिंदी दिए हुए हैं, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स इन हिंदी हमें निकालना है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है यहाँ से आपने पूछा होता। अब एक चीज़ समझना कि मैं 9 प्लस 8 बाई 2 करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 9 प्लस 8 इज 17 बाई 2, दैट इज 8.5। अगर ये 8.5 निकल के आ रहा है तो मेरे को एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है वो सेम नहीं है, नहीं तो वो बीच का ही आंसर आता, तब वो बाई 2 ही होता। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं है। अब क्या करूं, मेरे को बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या भी नहीं पता, तो मैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को G मान लेता हूं और नंबर ऑफ बॉयज़ को B मान लेता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स को G मान लेता हूं, नंबर ऑफ बॉयज़ को B मान लेता हूं। और मेरे को एक चीज़ पता है कि एवरेज मार्क्स इनके इंग्लिश में ये, तो गर्ल्स का जो टोटल स्कोर है, अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स इन इंग्लिश इज 9G, टोटल स्कोर ऑफ बॉयज इन इंग्लिश इज 8B। यहां पे कोई दिक्कत? तो अगर मेरे से अगर टोटल स्कोर ही पूछ दे रहा है गर्ल्स और बॉयज का, तो इट विल बी 9G प्लस 8B। बट मेरे को तो इनका एवरेज ऑलरेडी पता है, तो मैं ये कह सकता हूं 9G प्लस 8B इज इक्वल टू G प्लस B, जो टोटल नंबर्स हैं इनके, अप इंटू 8.8। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो ये निकल के आता है 9G प्लस 8B इक्वल टू 8/8G प्लस 8/8B, दैट बिकम्स
0.2 g is equal to 0.8 b. It becomes g upon 4 is equal to b upon 1. ये निकल गया मेरे पास, रेशियो निकल गया इनका क्या है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अब मैं पुट क्या करूं, तो गर्ल्स को 4 और बॉयज़ को 1 पुट कर दिया करो, और कुछ भी ना समझ में आए तो इक्वल टू k कर दिया करो। तो मैं गर्ल्स की संख्या मान लेता हूं कि 4k है और बॉयज़ की संख्या है k। ठीक है, अब मेरे को हिंदी में एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना है, टोटल गर्ल्स कितनी है 4k, और इनका जो एवरेज मार्क्स हिंदी में 8, तो ये हो जाएगा 4k इंटू 8, और लड़कों की संख्या कितनी है k इंटू 7, तो ये टोटल स्कोर है। तो ये निकल के आएगा, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो मेरे को एवरेज निकालना दो x विल बी इक्वल टू टोटल स्कोर। तो इनका टोटल स्कोर क्या है, 8 4 32k प्लस 7k अपॉन बॉयज और गर्ल्स कितने टोटल 4k प्लस k दैट इज 5k। ये निकल के आएगा, ये 32 है, कैलकुलेशन मिस्टेक, 32 है, 39k अपॉन 5k इक्वल टू, ये निकल के आएगा 7.8। 7.8 है अपने पास, ये है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, और अगर k नहीं मानना है तो 4 और 1 लेके भी आप कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने k ले लिया। अगला सवाल पे आते हैं। अब देखो यहां पे भी कोई बहुत फार्मूला यूज नहीं हुआ, कोई शॉर्टकट यूज नहीं हुआ, सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हो, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। अब द एवरेज रेनफॉल इन द सिटी फॉर फर्स्ट 4 days वॉज रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंच। पहले 4 दिन में जो एवरेज रेनफॉल एक शहर में वो 0.40 इंच है। लास्ट के 2 दिन में जो रेनफॉल हुई है वो 4:3 के रेशियो में हुई है। एवरेज ऑफ 6 days 0.50 इंच है। तो व्हाट इज द रेनफॉल ऑन द 5th डे, सिंपल सा है। तो मैं ये मान के चल लेता हूं, देखो जब ये दे दिया कि लास्ट के 2 दिन में जो इस रेशियो में बारिश हो रही है, तो मैं इसे 4x और 3x की बारिश मान लेता हूं। ठीक, शुरुआत के 4 दिन में जो बारिश हुई है वो 0.40 इंच की बारिश हुई है, तो उनका समेशन लूंगा 4 दिन के बारिश का, तो इतनी बारिश हुई थी प्लस 4x प्लस 3x बारिश हुई। ठीक, 4 हुई 5th डे और ये हुई 6th डे जो कि दिया हुआ है। बट मेरे को ये दिया हुआ है कि जो 6 दिन की बारिश का एवरेज है वो तो 0.50 है, तो भैया इसका सम और इसका सम सेम है, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 4 4 16 1.6, x इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो मेरे से 5वें दिन का वो पूछ रहा है, 5वां दिन का है 4x, और 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 0.2। बहुत बारिश हुई भैया, 0.8 इंच, एवरेज से ज्यादा 0.8 इंच इसका उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, बस आपको फ्रेम करने आना चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद तो इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराना है यार। देखो मैं बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि फॉर्मूला बेसिक वाला अगर पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। अगला सवाल, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 persons इज 50 kg। 9 लोगों का एवरेज वेट 50 किलो है। पहले 5 लोगों का 45 kg है, अगले लोगों का 5 बच्चों का लोगों का 55 किलो है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 5th person? ठीक है, तो 9 persons है, 9 person है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग हैं। ये मेरे से कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 9 persons इज 50 kg। इन सब का एवरेज वेट है 50 kg।
तो अगर मैं चाहूँगा कि टोटल मैं वेट निकाल लूँ, टोटल निकाल लूँ, तो टोटल निकल के आएगा 9 इंटू 50 इज इक्वल टू 450 आया। अब मेरे से कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5% इज 45 kg। यहां से लेके यहां तक का जो एवरेज वेट है ये है 45 kg। 5% का कितना है? 45 kg। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 45, ये निकल के आ गया 5 हो जा 20 और 5 है जा 20, 225। ठीक। अब मेरे से एक चीज और कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 9%, एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 9%, यहां से लेके यहां तक का एवरेज वेट कितना है? ये 5% है, इसका जो एवरेज वेट है वो है 55 kg। तो टोटल वेट कितना आ गया? ये आ गया 55 इंटू 5, 5 5 जा 25, 250, 5 5 जा 25, 275। ठीक। अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि इसमें और इसमें ई 2 बार ऐड हो जा रहा है। तो मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द 5th पर्सन, यही है ई अपना 5th पर्सन। तो मैं सीधे क्या करूंगा? मैं करूंगा 225 प्लस 275 माइनस 450 इक्वल टू जो भी आएगा मैं आंसर निकाल दूंगा और बोलूंगा ये निकल के आ रहा है 225 और 275 कितना होता है? ये होता है 500, 500 माइनस 450, ये हो जाएगा 50। तो मेरा ऐसे निकल जाएगा 50 kg। बट अगर मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो भैया हम ऐसे ही भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अप टू आई इज इक्वल टू लाइक 450, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 225, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई इक्वल टू 275। इसको ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ई बाहर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसा अच्छा लगे कर लो, बहुत सस्ता सवाल था, इजी सवाल था, कंफ्यूज नहीं होना है। CSET 2017 का सवाल था। अगला सवाल, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 लोगों की परिवार है, इनकी एवरेज मंथली इनकम 10,000 है। व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज बाई 1 लाख पर ईयर। 1 लाख पर ईयर एक बंदे की जो सैलरी वो बढ़ा दी गई, ठीक है, कोई एक पर्सन की बढ़ा दी गई, तो फैमिली में एवरेज में इंक्रीमेंट कितना हो गया? तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका जो मैं करना चाहूँगा, मैं क्या बोलूँगा कि भैया तुमने बढ़ाया 12,000, 1,20,000 पर ईयर बढ़ाया, लेकिन तो मंथली मेरे से पूछ रहे हो ना आप, जवाब में तो मंथली पूछो, मंथली इनकम का एवरेज। तो 1 महीने में तुमने मेरी सैलरी कितनी बढ़ाई? 10,000 बढ़ाई, 1 महीने में 10,000 बढ़ाई। अब ये 10,000 मेरे एवरेज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये 10,000 हर एक व्यक्ति को अगर मैं बराबर बराबर बांट देता हूं, हर एक व्यक्ति को मैं बराबर बराबर बांट देता हूं, तो एग्जैक्टली वो वही आंसर निकल के आएगा जो हमारा नया एवरेज होगा। तो इसका मतलब मेरा जो नया वो निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा वो 10,000 प्लस ये 10,000, ये पुराना वाला एवरेज। अब इसमें चेंज कितना होगा? 10,000 बाई 5 इज इक्वल टू 12,000। बट मेरे को नहीं पछड़े में पड़ना, इतना दिमाग नहीं लगाना, नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बस मैं एक चीज़ ध्यान रखूंगा, एवरेज मंथली एज ऑफ ए पर्सन ऑफ 5 इज 10,000। तो टोटल इनकम 1 महीने की कितनी है फैमिली की? टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, टोटल इनकम ऑफ फैमिली इक्वल टू 10,000 इंटू 5 इक्वल टू 50,000। अब एक बंदे की जो सैलरी है वो 1,20,000 पर ईयर बढ़ गई, तो 1 महीने की कितनी बढ़ी? 10,000। तो टोटल इनकम पे क्या असर पड़ेगा? 50,000 तो पहले की इनकम थी, अब इस टोटल इनकम पे असर पड़ जाएगा, इसमें 10,000 बढ़ जाएगा। टोटल फैमिली इनकम कितनी होगी? 60,000 रुपये। लेकिन ये 5 लोगों की इनकम है, तो नया एवरेज कितना निकल गया? आ गया 60,000 अपॉन 5 इक्वल टू 12,000। जो अच्छा लगे कर लो, कोई समस्या नहीं है, आसान सवाल है। अगला सवाल, इन ए क्लास 3 ग्रुप हैं, ए बी सी, ये 3 ग्रुप हैं। एक बच्चा ग्रुप ए से जाता है सी में, एक बच्चा ग्रुप ए से जाता है सी में, और
2 बच्चे ग्रुप से सी में जाते हैं, 2 बच्चे ग्रुप बी से सी में जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। लेकिन ये क्लास तो एक ही है ना, क्लास एक ही है। अब तुम ग्रुप कितना भी आपस में बांटते रहो, कितना भी खेलते रहो, लेकिन ये सारे बच्चे तो इस क्लास के अंदर में ही है। जब सारे बच्चे क्लास के अंदर में ही है, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं गया, तो उनका टोटल वेट भी सेम है और टोटल नंबर भी सेम है। तो जब टोटल वेट में चेंज नहीं हुआ, टोटल नंबर में चेंज नहीं हुआ, तो एवरेज में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये फॉर्मूला बेस्ड बेसिक सवाल है, तो इट रिमेन्स द सेम, इसका उत्तर होगा। समझना बात को कि ये क्लास है, तुम इसमें कितने भी ग्रुप बना दो, कितने भी ग्रुप बना दो, तो जो भी इसका एवरेज होगा, चाहे इधर से इधर भागे, चाहे बच्चा इधर से इधर भागे, चाहे इधर से इधर भागे, चाहे इधर से इधर भागे, चाहे भागते ही रहे, कितना भी भागेगा रहेगा तो क्लास में। टोटल नंबर में चेंज है? नहीं है। टोटल वेट के वैल्यू में चेंज है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो टोटल एवरेज में चेंज होगा? नहीं होगा। एवरेज में चेंज तभी होगा जब एक बच्चा या तो क्लास छोड़ के चला जाए या फिर कोई बच्चा आ जाए, नहीं तो कुछ चेंज नहीं होगा। अगला सवाल, 12 सवाल आए थे। 2 क्लास है ए और बी, जिसमें 25 और 30 बच्चे हैं रिस्पेक्टिवली। ए क्लास ऐसी है जिसमें 25 बच्चे हैं, बी क्लास ऐसी है जिसमें 30 बच्चे हैं। क्लास ए में हाईएस्ट स्कोर है 21 और लोएस्ट है 17। यहां पे जो रेंज है 17 से 21 तक है, क्लास ए की रेंज। ठीक। क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर है 30 और लोएस्ट स्कोर है 22। ठीक है। 4 स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया गया है क्लास ए से क्लास बी की तरफ। ठीक, 4 बच्चे गए इधर, और ये दोनों अलग अलग क्लासेज हैं, एक क्लास नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डिक्रीज। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो भी एवरेज होता है, जो भी एवरेज होता है, ये लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में होता है, या तो बराबर होता है। बराबर तब होता है जब सबकी एज सेम होगी या सारे नंबर्स बराबर होंगे, अदरवाइज इट इज ऑलवेज इन बिटवीन। ठीक। अब यहां से बच्चे निकल के आए यहां पे, और इनका जो हाईएस्ट ये है, तो इनका जो भी एवरेज होगा, एवरेज एज जो भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं निकालूंगा तो 21 साल का बच्चा यहां पे आ सकता है। लेकिन यहां पे जो भी एवरेज था उसमें तो जो हम नंबर ऐड करें, इसके छोटे नंबर से भी छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं। तो ये जो 4 बच्चे आएंगे, जो ये 4 बच्चे आएंगे, इनकी जो उम्र ऐड होगी ये लोएस्ट से भी कम होगी। तो उसके चलते क्या होगा, एवरेज स्कोर इसका ना घट जाएगा। फिर से बताता हूं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, 17 से 21 तक की जो मैक्सिमम उम्र हो सकती थी वो 21 थी। तो कभी भी आप जब छोटा नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज घटता है, बड़ा नंबर ऐड करते तो एवरेज बढ़ जाता है। यानी कि अगर इस चीज में 22 से 30 के बीच में जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें आप क्या कहते हैं 17 से 21 वाली वैल्यू ऐड कर रहे हैं 4 बच्चों की, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एवरेज होगा ना वो घटना ही घटना है। दैट इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज। ठीक है। तो इस केस में ये तो डिक्रीज जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा, जरूर करेगा। बी वाला देख लेते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल इंक्रीज, यानी कि इसमें अगर 4 बच्चे चले गए तो इसका एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। अब ऐसा कर लिया, मान लीजिए कि हमने सबसे जो हाईएस्ट स्कोर वाले थे उन्हीं को निकाल फेंका, उन्हीं को निकाल के भेज दिया, तो क्या बढ़ेगा? नहीं भैया, तब घट जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं 5, 6, 4, 3, 2, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है। इसका एवरेज निकालने को बोला गया तो ये निकल गया क्या, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। इसका एवरेज आया 4। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब अगर मैं इसमें से मेरे को क्या कहा गया कि मैं छोटा वाला 4 से छोटा वाला हटा देता हूं, 2 को इस समय हटा देता हूं, तो मेरे पास नंबर बचेगा 4, 5, 6 और 3। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तुम एवरेज से छोटा नंबर भगाओगे, हटाओगे, तो एवरेज बढ़ जाएगा।
क्योंकि छोटा नंबर छोटा कर रहा था तो सबसे छोटा हटा दिया तो एवरेज बढ़ जाएगा। अब इन 4 नंबर का एवरेज निकालते हैं। 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/4, एवरेज बिकम्स 4/5, बढ़ गया। लेकिन अगर इसी में मैं बड़ा नंबर हटा दूं, बड़ा नंबर भगा दूं, 6 हटा देता हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तुम बड़ा नंबर हटा दोगे तो एवरेज घट जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर बढ़ाता है वैल्यू, और बड़े बढ़ाने वाले वैल्यू को, बलवान व्यक्ति को तुम हटा दोगे तो ताकत जो है ना वो कम हो जाएगी। तो 4, 5, 3, 2, 6 हटा दिया, तो मेरा क्या कहना है कि एवरेज घट जाएगा। अब 4 नंबर का एवरेज निकालते हैं। 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/4, इट बिकम्स 3.5, घट गया। तो जब भी बड़ा नंबर एवरेज जो नंबर्स दिए उसमें से बड़ा जो वैल्यू होगा, जिसकी बड़ी वैल्यू होगी, वो हटाओगे तो एवरेज घट जाएगा, और छोटा नंबर हटाओगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और इसमें देखो कहीं पे भी कोई शॉर्टकट यूज नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चंस थे। आप आराम से एवरेज के क्वेश्चंस आप कर सकते, यूपीएससी जो भी सवाल पूछे आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन डुएबल थे, फॉर्मूला बेस्ड जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, 3 बेसिक फॉर्मूला। एवरेज खत्म हो गया। अब एवरेज के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे इस वीडियो में हैं। एक बात यार याद रखना कि अगर आपको एक सही कंटेंट एक जगह से मिल रहा है तो उसके लिए मत भटको, क्यों इधर उधर भटकना है। इनफैक्ट इन वीडियोस को आप दोबारा रिवाइज करके और ज़रूरत पड़ने पे इनके क्वेश्चंस करके आप यूपीएससी के सारे सवाल को चैलेंज कर सकते हो, और आप उसे कर भी सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कैसे एवरेज के सारे सवाल आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। इसके बाद बचता है क्या है? इसके बाद बचता है सिर्फ रिवीजन, सिर्फ प्रैक्टिस। इतना कर लीजिए, आपके जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू गेट दी PYQ डॉक्यूमेंट्स जो हमने बनाई हैं यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को सही से एनालाइज करके सही सेक्शन में बांट के, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट द राइट डॉक्यूमेंट्स फॉर द CSAT। सो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इन आवर CSAT सीरीज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।